साथियों नमस्कार। एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी लेकर मैं आया हूं और इस हिंदी सब्जेक्ट से आप लोग जानते होंगे कि हर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और इस हिंदी सब्जेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। उस चैप्टर के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी क्या है और हिंदी वर्णमाला क्या है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी क्या है। हिंदी एक्चुअली एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हिंदी एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो विश्व हिंदी दिवस याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक्चुअली जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में। तो उसी के अनुसार ये एक दिवस के रूप में यह दिन मनाया गया 10 जनवरी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय हिंदी दिवस या भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। एक्चुअली ये दिवस कब क्यों मनाया गया 14 सितंबर को? क्योंकि राजभाषा को के रूप में जब हिंदी को मान्यता मिली थी तो डेट था 14 सितंबर 1949। तो उसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर के दिन को घोषित किया गया भारतीय हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बनते हैं। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी वो ईरानियों के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ईरानियों के द्वारा हुई थी प्राचीन काल में 1000 लगभग ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अगर कहें भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली थी, दोस्तों ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया था और आपका जो पीईटी होने वाला एग्ज़ाम है इसमें भी ये प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता दी गई। तो 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, अनुच्छेद अगर पूछे तो 343 के तहत। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदी में अगर देखें तो कई सारे ऐसे टर्म हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। क्या है? भाषा क्या है। ठीक है। तो भाषा एक धातु है। भाष्य धातु से मिलकर भाषा बनी है। किस धातु से मिलकर भाषा का जन्म हुआ है? भाष्य धातु से। ठीक है। यहीं पर आप लोग देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है राम। ठीक है, ये राम क्या है अपने आप में? तो राम अपने आप में आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को, एक शब्द है। राम अपने आप में क्या है दोस्तों? राम जो है वो अपने आप में एक शब्द है। ठीक है। अब अगर इसको हम खंडित करते हैं तो इसको जब खंडित करेंगे रा प्लस माँ में हो जाएगा। ठीक है, रा और माँ में हो जाएगा। तो रा प्लस माँ मिलकर क्या बनाए थे? राम। अच्छा, रा प्लस माँ को क्या कहेंगे? इसके खंडन को हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं अक्षर। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखें इसको और विस्तृत यानी पूर्ण रूप से खंडित करना चाहें तो रा में जो भी स्वर जुड़े हैं उसको अलग कर देते हैं, यानी व्यंजन और स्वर को दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रा प्लस यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, हलंत लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए माँ रहेगा, हलंत रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ रहेगा, क्योंकि जो व्यंजन हमारे होते हैं वो स्वरों के योग से ही बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग हो गए। तो ये जो आपका है इसको हम कहते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण किसका निर्माण करता है? वर्ण अक्षर का निर्माण करता है और अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है। और कई शब्द मिलकर एक वाक्य को बनाते हैं और कई वाक्य मिलकर एक क्या बनाते हैं? एक सारांश बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए, पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि वर्णमाला क्या है। अभी हम आपको बताएं कि वर्णों का यानी जो वर्ण थे उन सभी का क्रमबद्ध आपने किया ना। जैसे पहले स्वर आपने रखा, वो पहले व्यंजन रखा, फिर आपने स्वर रखा, उसके बाद फिर व्यंजन, फिर स्वर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आपने उसको अलग किया।
तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ बताया हूँ, राम अपने आप में एक शब्द है, इसको अगर हम अलग किए रा प्लस मा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अक्षर हो जाता है। जब इसका पूरा विच्छेदन कर दिए, पूरे वर्ण में इसको विभाजित कर दिए, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है? एक वर्ण हो जाता है। और दोस्तों अगर हम कहें तो अक्षर से ही वर्ण बन रहा है। अक्षर से क्या बन रहा है? वर्ण बनता है। और वर्ण जो विभाजित होता है 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। पहले खंड का नाम रखा गया स्वर और दूसरे खंड का नाम रखा गया है व्यंजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए शब्द किसे कहते हैं, ये भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। वहीं पे आप देख लीजिए वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कन्फ्यूज्ड मत होइएगा, क्योंकि वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो मैं यहाँ दूर कर देता हूँ आपका कन्फ्यूजन। देखिए जब आपसे डिफिनेशन दिया हो और पूछे कि वर्ण इसमें कौन सा है, तो जब लिखा होगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यानी लिखने के आधार की जो चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या पूछ सकता है कि भाषा या ध्वनि की मूल इकाई जो होती है वही हमारी वर्ण होती है। यहाँ पर देखिए ध्वनि में क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। वर्ण में क्या था? लिखित इकाई था, यानी लिखने के आधार पे हम उसका वो करते हैं अध्ययन। और ध्वनि क्या है कि बोलने के आधार पर। मौखिक का मतलब होता है बोलना, किसी से संवाद जब हम करते हैं या किसी शब्द का बोलकर चर्चा करते हैं तो उसे ध्वनि के रूप में जानते हैं। तो ध्वनि की डिफिनीशन यही है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्तमान लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछे वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा 52 है। कितनी है? 52 है। ठीक है। इसमें आपके 13 स्वर होते हैं और बाकी आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या होती है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो वर्णों की संख्या होती है वो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ था एक बार कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है, जिसमें 10 आपका स्वर होता है और 35 आपका व्यंजन होता है। ठीक है। 10 क्या होता है इसमें? 10 स्वर होता है और 35 यानी 35 आपका क्या होता है? व्यंजन होता है, अगर उच्चारण के आधार पर आपसे पूछे। ठीक। अब देखिए स्वर क्या है। तो स्वर आप लोग भी जानते होंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इसमें किसी के सहयोग की या किसी के जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। अगर पूछे आपसे स्वरों की कुल संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहे स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आप 11 बताएंगे। कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उच्चारण के आधार पर केवल और केवल 10 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 10 होते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम देखें कुल स्वरों की संख्या तो 11 थी, यानी जो इसमें हम अंग अह होता है इसको नहीं काउंट करते हैं। अंग अह को हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक अनुनासिक है, इसमें अनुस्वार और विसर्ग जुड़ा है, इसलिए इसको हिंदी में हम नहीं जोड़ते हैं। संस्कृत में ज़्यादा इनका उपयोग होता है। और यहीं पर अगर आपसे कह रहा है उच्चारण के आधार पर जब उच्चारित करते हैं तो उसमें कितने स्वर हम रखते हैं, तो केवल 10 स्वर रखते हैं। यहाँ पर री भी निकाल दिया जाता है, तो टोटल हमारे स्वर कितने बचे? 10 बचे। 3 स्वर को अलग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मूल या परंपरागत रूप से, ध्यान दीजिएगा, मूल या परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आप कहेंगे 13। कितनी होती है? 13। अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ और अंगा। परंपरागत रूप से या मूल पूछता है आपसे स्वरों की कुल संख्या तो 13 बताइएगा। ठीक है।
अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो हमारे स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर का नाम है मूल स्वर। पहले स्वर का क्या नाम है? मूल स्वर। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर का नाम है मूल स्वर। ठीक है। हाँ, अब मूल स्वर किसे कहते हैं तो इसकी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के योग से होता है। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के योग से होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पूछ सकता है कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या देखिए आगे दिया हुआ होगा। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए आ छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये आपके क्या हैं? मूल स्वर हैं। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषा चेंज है लेकिन इसमें जो स्वर आ रहे हैं दोनों के सेम हैं। ठीक है। अब देखिए संधि स्वर किसे कहते हैं, इसकी भी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड के योग से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि का मतलब आप लोग भी जानते होंगे, मेल या मिलाप या योग ही होता है। ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर के नाम से जानते हैं। अब संधि स्वर के दो भेद होते हैं। संधि स्वर के कितने भेद होते हैं? तो संधि स्वर के दो भेद होते हैं। पहले का नाम है सजाती स्वर। पहले का क्या नाम है? सजाती स्वर। ठीक है। इसे मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। सजाती स्वर को मूल दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मूल दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है संधि स्वर को, वो सजाती स्वर को, सॉरी। ठीक है। तो अब देखिए सजाती स्वर की परिभाषा क्या है? जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित हों, यानी अपने ही जात के योग से निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। अब जैसे आप बड़ा आ देख रहे हैं तो बड़ा आ किसके मिलकर बना है? यहाँ पर देखिए आ प्लस आ। ठीक है। अब देखिए जो आ और आ से बना है वो बड़ा आ बना है, तो ये अपने समान जात के योग से बना है, यानी इसमें किसी अन्य का जुड़ाव नहीं है। जैसे ई अगर जुड़ता तो ये समान जात के योग नहीं होते। इसमें केवल और केवल आ धन आ मिलकर बनाए हैं बड़ा आ, तो ये अपने ही जात के लोगों से मिलकर निर्मित हो रहा है। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? सजाती स्वर कहते हैं। ठीक। वैसे ई भी आपकी बड़ी जो है छोटी ई, फिर ई से ऊ भी ऊ प्लस ऊ से मिलकर बनेगा। ठीक है। अब देखिए विजाती स्वर क्या होते हैं। विजाती स्वर की डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विजाती स्वर कहते हैं। यानी उसमें एक तो उनकी जाति होगी और किसी अन्य स्वर की जाति होगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए है, क्या है? ए है। अब ए किससे बना है? तो ए आप लोग जानते होंगे, ये आ प्लस ई से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आ छोटा और छोटी ई के योग से बना है। यहाँ पर देखिए एक तो विभिन्न जाति है, अब एक अलग है और ई अलग है, तो इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण विभिन्न जाति के योग से होता है। वैसे आप देखेंगे तो ये जो 4 यहाँ पर दिए हैं ए ऐ ओ औ, इनको हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? ये संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं, ए ऐ ओ औ। ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि किनके किनको योग से बनते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे आपका ए है, आ धन ई से मिलकर बना है। आय में कुछ करना नहीं है, आय में आपको आ लेना है, फिर उसके छोटे भाई यानी ए को ले लेना है। ठीक है। तो आ धन ए से मिलकर क्या बन गया? आय बन गया। वैसे ओ में आपको क्या करना है? आ धन ऊ से बनाएंगे, छोटा आ छोटे ऊ से ओ बनेगा। फिर उसके बाद औ की जब बारी आएगी तो औ का निर्माण में आप उसके छोटे भाई ओ को ले लेंगे, ओ धन आ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका औ बन जाता है। तो ये 4 जो आपके स्वर हैं ये एक प्रकार से संयुक्त स्वर भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्ग कितना है।
तो जब आपसे पूछे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्ग, तो आप केवल और केवल 2 बताएंगे, 3 मत बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, हाँ, संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 वर्गों में इनको रखा जाता है मात्रा के आधार पर। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला आपका ह्रस्व स्वर है, और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को कालमान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कालमान के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब ह्रस्व स्वर में क्या होता है, पहले इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 1 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। शार्ट में कहे तो जिन्हें बोलने में कम या अल्प समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, देखिए नीचे दिया है, आ छोटा छोटा, ई छोटा, ऊ और री। दीर्घ स्वर या कालमान स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ काउंट कर लीजिए। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर में सभी बड़े आते हैं, ह्रस्व स्वर में सभी छोटे स्वर आते हैं, क्योंकि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कुल स्वरों के प्रकार कितने हैं, तो कुल स्वरों के प्रकार 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यहाँ जो प्लुत ऐड हुआ है, इसके विषय में जान लीजिए, इसके डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय त्रिमात्रा काल का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसका उपयोग दोस्तों ज़्यादातर नाटक में, चौपाई में, रामायण में यानी ग्रंथों में होता है। और आप जान लीजिए, ओम जो लिखा हुआ है, ओम जो लिखा है, ओम में लिखने में भी इसका उपयोग होता है। जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे तो रा ऐसे लिखने के बाद ऐसे माँ होगा, राम ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन की पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन के नाम से या व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हल को, यानी संस्कृत में व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हलंत किस में लगता है? व्यंजन में लगता है। जैसे आपने लिख दिया का, अब का क्या है? ये पूर्ण व्यंजन नहीं है। का क्या है? का पूर्ण व्यंजन नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये इसमें अगर देखें तो इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें स्वर भी जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम खंडित करते हैं तो आप लोग जानते होंगे, का के नीचे हलंत लगा दीजिए और यहाँ स्वर को अलग कर दीजिए। ये जो का आपका हलंत वाला है, यही आपका पूर्ण व्यंजन है। ये क्या है आपका? ये पूर्ण व्यंजन आपका अब जाकर हुआ दोस्तों। तो ठीक है, तो व्यंजन का निर्माण किससे हो रहा है? किसके योग से होता है? स्वरों की सहायता से व्यंजन का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए, व्यंजन की कुल संख्या पूछ सकता है, या मूल व्यंजन कितने होते हैं, ये भी परीक्षाओं में आया है। तो जब आपसे पूछे मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन केवल 33 होते हैं। कितने होते हैं मूल व्यंजन? 33 होते हैं। इसको काउंट करिएगा। जैसे आप जोड़ेंगे 25 स्पर्श व्यंजन। 25 कितने, कौन से व्यंजन? 25 स्पर्श व्यंजन। अभी आगे बता दूंगा स्पर्श व्यंजन क्या है। और वहीं पे फिर आप जोड़िए 4 आपके अंतः स्पर्श व्यंजन। 4 आपके कौन से? अंतः स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 इसी में आप ऐड कर दिए ऊष्म व्यंजन। 4 कौन सा ऐड करेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो 25 4 आपका 29 हो गया, और 29 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33। कितना हो जाता है? 33। तो मूल व्यंजन जब पूछे तो आप कहेंगे 33, 33 होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
एक्चुअली आप देखे होंगे कि हमारे जो व्यंजन हैं वो 5 वर्ग में मुख्य रूप से बटे हैं। कितने वर्ग में बटे हैं? 5 वर्ग में, जिनको आप जानते हैं क च ट त प, यानी क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड़ त थ द न प फ म। ये 5 वर्ग हैं। अब 5 वर्गों में जब ये बांटे गए हैं तो इनकी जो संख्या होगी वो 25 होगी, क्योंकि 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाता है। तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उच्चारण के आधार पर अगर आपसे कहता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ था कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 27 है। अब इसमें दो कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो ऐड हो गए? तो जो आपके उच्छिप्त या द्विगुण, जिन्हें ड और ढ के नाम से आप जानते हैं, वो दोनों इसमें ऐड हो जाते हैं, तो इनका पूरी संख्या इनकी हो जाती है 27। तो उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछता है स्पर्श व्यंजन तो 27 कहेंगे। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो 25। अब देखिए अंतः स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसको अगर देखें तो यारा लावा के नाम से जानते हैं। यारा लावा जो है हमारी क्या है? अंतः स्पर्श व्यंजन है। यारा लावा क्या है? यारा लावा हमारे अंतः स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए उसमें दिया ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। श साहा को क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन के रूप से हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। यहाँ पर लास्ट के जो आप देखेंगे वर्ग होते हैं, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, इसको शार्ट में याद रखिएगा, यम अड़नम। क्या इसको कहेंगे? यम अड़नम। क्या कहते हैं? यम अड़नम। ठीक है, तो ये आपके क्या है? नासिक, यानी नाक के द्वारा इनको हम बाहर उच्चारित करते हैं। ठीक है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन के विषय में जानेंगे अगर हम, तो ऊष्मा का जो आवाहन करते हुए बाहर प्रकट हों उन व्यंजनों को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे स, तो देखिए इससे एक ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले उसमें स्लाइड में हमने बताया था कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन दोनों आप याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो संयुक्त स्वर आप जान ही रहे हैं, ए ऐ ओ औ था। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? ये किनके योग से बनते हैं, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन है, जैसे छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा। ये हमारे 4 जो हैं, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं, यानी किसी न किसी अन्य व्यंजन की सहायता से मिलकर बने हैं। अब देखिए जैसे छा का किसके किसके मिलने से वो योग हुआ है, तो छा देखिए का और सा के योग से बना है। किसके मिलने से बना है? का धन सा से मिलकर क्या बना है? छा बना है। अच्छा, अगर ये आपको नहीं याद हो रहा, परीक्षा में पूछ दिया कि छा संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के योग से मिलकर बना है, तो छा को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो KSHA लिखते हैं, ऐसे कि नहीं लिखते हैं? इसकी स्पेलिंग क्या होगी? KSHA होगी। तो के से मतलब आप इतना तो जानते होंगे का होता है, के का मतलब का होता है, SHA का मतलब होता है सा। ठीक है, तो का धन सा आप लगा दीजिए। एक चीज़ और ध्यान देना है, का के नीचे हलंत हो और सा के नीचे भी हलंत होना चाहिए, क्योंकि जब हलंत नहीं रहेगा तो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। त्रा किनके योग से बनता है? त्रा में भी आप लिखते हैं TRA। TRA क्या हो गया? त्रा। तो टी का मतलब टा, ता, और रा, आरे का मतलब रा। तो त्रा किनके योग से बना है? टा और रा के, ता और रा के योग से बना है। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और या से। स्रा किसके योग से बना है? आप बड़े सा देख रहे हैं और रा देख रहे हैं, इनके योग से स्रा बना हुआ है। ठीक, तो इनका योग यानी किनके योग के मिलने से इन व्यंजनों का निर्माण होता है, ये भी परीक्षा में आया है कई बार। और ये जान लीजिए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। अब देखिए नीचे दिया है दंतोष्ठ व्यंजनों की संख्या। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं, ये भी पूछा गया है कई बार, यानी दंतोष्ठ। यहाँ देखिए अगर बोलेंगे आप दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ के मिलने से जिन व्यंजन का निर्माण हो रहा है या जिन व्यंजन को हम उच्चारित कर पा रहे हैं, उन व्यंजन को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो व और फ हमारे ऐसे व्यंजन हैं जो दंतोष्ठ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए व्यंजनों का विस्तृत वर्गीकरण हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। पिछले उसमें स्लाइड में आपने देख लिया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। अब यहाँ जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ वायु की टकराहट करा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ वायु की टकराहट यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से हो। हमारी जिह्वा अगर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से टकराहट करते हुए किसी वर्ण का उच्चारण करे तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। अब क ख ग घ ङ जब आप बोलेंगे, च छ ज ञ बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारी जिह्वा जो होती है ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से ही स्पर्श करते हुए वर्ण का उच्चारण करती है। तो इसको 60 में जान लीजिए, पंचवर्ग हैं इनके। कचट तप, इसका क्या है, कचट तप। कचट तप से आप जानेंगे ये आपके स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5 वर्ग समूहों में रखा गया, इनकी संख्या 25 होती है। उच्चारण के आधार पर इसको याद रखिएगा 27 होती है, अभी पिछले में ही बताए थे। अब देखिए कंठी व्यंजन, कंठ से जो निर्मित हो रहे हैं या कंठ के द्वारा जिन व्यंजनों का उच्चारण हो उन्हें क्या कहते हैं, कंठी कहते हैं। तो इसमें कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ ङ, ये कंठी व्यंजन है। तालब व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण जीभ हमारी तालु को स्पर्श करे, हमारी जिह्वा किसको स्पर्श करे, तालु को स्पर्श करके जिन वर्णों का उच्चारण हो जिह्वा के द्वारा उन्हें तालब व्यंजन कहते हैं। तो च छ ज झ ञ क्या है, तालब व्यंजन है। मूर्धन व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के ऊपरी सिरे यानी मूर्धन्य को टच करे उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ आड़ा इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए दंती व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांत को स्पर्श करे वो हमारे व्यंजन कौन से होते हैं, दंती व्यंजन होते हैं। तो त थ द ध न आप बोल कर देखिएगा, आपकी जिह्वा का जो ऊपरी सिरा हो दांत को टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो ये हमारे कौन से व्यंजन है, दंती व्यंजन है। ओष्ठी व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण हम होठों से करते हैं या हमारे ओष्ठ करते हैं एक दूसरे को स्पर्श करके उन्हें हम ओष्ठी व्यंजन कहते हैं। इनका उदाहरण है प फ ब भ म। आप प फ ब भ म बोलेंगे तो दोनों ओठ आपके जो होंगे वो आपस में स्पर्श होते हैं, टच होते हैं, तभी इन वर्णों का आप उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। इसे रिश्तों का भी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ओष्ठी व्यंजन को रिश्तों के व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे पा से पापा, फा से फूफा, बा से बुआ, भा से भाभी, यानी कि रिश्तों के जो वर्ण हैं इसमें ज़्यादा आए हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं किसे, तो जब हमारे मुख और नाक से कम वायु प्रवाह हो, यानी मुख और नाक से कम वायु का प्रवाह हो लेकिन उदर से ज़्यादा हो, तो उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यारा अलावा क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण ऊष्मा के साथ मुख और नाक से समान मात्रा में वायु का आवाहन करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो सखा साहा क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। यहीं पर जान लेते हैं, ये जो बड़ा सा है इसको कहते हैं तालव्य सा। इसे क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। बड़े सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। और जो आपका यहाँ देख रहे होंगे जो है इसको क्या कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और ये आपका क्या है, दंती सा यानी छोटा सा है, इसको कहते हैं दंती सा। तो तालव्य, मूर्धन और दंती ये तीन हमारे सा होते हैं। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन अब बताने की जरूरत नहीं है, यानी जो वर्ण किसी दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छत्र ज्ञासरा अभी पिछली स्लाइड में बताए थे, ये हमारे संयुक्त हैं। द्विगुण या उक्षिप्त, इसके विषय में जान लीजिए, इससे प्रश्न आता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर, क्या, जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाए वो वर्ण हमारे द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ड और ढ आप बोल कर देखेंगे तो हमारी जीभ ऊपर उठेगी और तुरंत गिर जाती है, तो इन्हें द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से हैं, अयोगवाह व्यंजन का मतलब होता है जो वर्ण आ के योग से बने लेकिन अर्थ प्रकट ना करें। आ के योग से तो बने लेकिन अर्थ प्रकट ना करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। तो इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है उदाहरण, अंग और अह क्या है हमारे, ये अयोगवाह व्यंजन है। क्या है ये अयोगवाह व्यंजन है। ठीक है, अंग यहाँ देखिए इसे क्या कहते हैं,
अंग के ऊपर जो बिंदी है ये अनुस्वार का संकेतक है। किसका संकेतक है? अनुस्वार का है। ठीक है। और जो अह में लगा है इसके पीछे दो बिंदियां, ये विसर्ग को इंडिकेट कर रहा है। किसका सूचक है? विसर्ग इसमें जुड़ा है। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? अयोगवाह व्यंजन। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत का मतलब होता है आए हुए किसी अन्य भाषाओं से। इनका प्रयोग अरबी और फारसी में ज़्यादा होता है। तो ये इनके उदाहरण कौन से हैं? ज और फ क्या हैं? आगत व्यंजन के उदाहरण हैं। ज और फ क्या हैं? ये आगत व्यंजन के उदाहरण होते हैं। ठीक है। लुंठित व्यंजन कई बार परीक्षा में आया हुआ है। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती हुई जिन वर्णों का उच्चारण करे उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। कांपने के अनुसार इसको क्या नाम दिया गया है? प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन पूछे या प्रकंपित व्यंजन पूछे तो आप रा को याद रखिएगा। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन जो है ला को कहते हैं। ठीक है। एक देखिए पूछा जाता है काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? क्या काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो काकल्य व्यंजन हा को कहते हैं। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? हा को कहते हैं। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो तालव्य देखिए वहाँ पर तालव्य स्वर भी हैं, यहाँ तालव्य व्यंजन भी है। तो तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये आपके सा और या जो होते हैं ये तालव्य व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन आते हैं? तालव्य व्यंजन आते हैं। देखिए थोड़ा सा डायग्राम के उससे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कहाँ से कौन से वर्ड का आप विच्छेदन करते हैं, उच्चारण करते हैं। ये जो है देख रहे होंगे ये हमारी क्या है? ये हमारी एक कंठ है। ठीक है। तो कंठ से कौन कौन से वर्ड उच्चारित हो रहे हैं? तो देखिए का वर्ग यानी क ख ग घ ङ और आपका आ और अह, ये हमारे किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से होते हैं। अब देखिए कंठ और तालु से किनका निर्माण हो रहा है? तो कंठ और तालु से ए जो हमारा स्वर है उसका निर्माण होता है। ठीक है।